नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट 4। बायोलॉजी के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, जिसमें अपने अब तक पार्ट 3 कर लिए हैं, जिसमें अपने ने 60 अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आज मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन और लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा और आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो शुरू करें दोस्तों, तैयार हो सब? देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा है? गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ना दोस्तों, वो आंखों से संबंधित विटामिन होता है। किससे संबंधित विटामिन है? आंखों से संबंधित विटामिन है। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो उस समय आंसर क्या देना होता है दोस्तों? विटामिन ए देना होता है। और गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है रेटिनोल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, बाकियों के भी देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। विटामिन सी है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं खट्टे फल। कौन से अच्छे सोर्स हैं? खट्टे फल। ठीक है। विटामिन डी है, उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल, है ना। सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट, है ना, सनलाइट, वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश से सीधा विटामिन डी हमें प्राप्त नहीं होता है। अपनी त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। और विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, है ना। टोकोफेरोल है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है ना। वनस्पति तेल जिसे अपने बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल, है ना। वनस्पति तेल हो गया, अंकुरित अनाज हो गए। अंकुरित अनाज वो विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो गाजर जो है वो किस विटामिन का अच्छा सोर्स होता है? तो उस समय आंसर देना होता है विटामिन ए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा पहला। चले आगे, चलो। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है ना। विटामिन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन, विटामिन ऑफ ब्यूटी जिसे अपने कहते हैं सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, है ना। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है विटामिन ई जो होता है उसे विटामिन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है ना। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाती है। और विटामिन ई की कमी से, है ना, महिला और पुरुष की जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। महिला जो होती है वो बांझपन का शिकार हो सकती है और पुरुष नपुंसक हो सकते हैं, है ना। तो सौंदर्यता का विटामिन या विटामिन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? ई को, है ना। क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाएगा? समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएगी। ठीक है। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तब अपने को आंसर देना होता है ए, है ना। घावों को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो उस समय आंसर देना होता है सी, है ना, जो घावों को भरने में सहायता करता है ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो उस समय आंसर देना होता है के, है ना। विटामिन सी होता है, ये घावों को भरने में सहायक होता है, घावों को भरने में सहायक होता है। ठीक है। घावों को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, है ना। सुंदरता का विटामिन कौन सा है? ई। और आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो उस समय देना होता है आंसर ए, है ना। विटामिन ए है वो आंखों से संबंधित विटामिन है ना। और चोट लगने पर रक्त का थक्का, है ना, रक्त का थक्का जिसे अपने बोलते हैं ब्लड क्लॉट, है ना, जिसे अपने बोलते हैं ब्लड क्लॉट, है ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? के। तो यहाँ पर किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन या विटामिन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है विटामिन ई को। तो ब सबसे सही आंसर है। चलो
शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है? देखो, मोनोसेकेराइड आपने सुन रखा होगा। मोनोसेकेराइड जो होती है उसमें एग्जाम्पल आते हैं अपने ग्लूकोज के, है ना। ग्लूकोज हो गया, वो मोनोसेकेराइड का बेस्ट एग्जाम्पल है। डाइसेकेराइड की बात करें तो घरों में जो अपने चीनी यूज करते हैं जिसका नाम होता है सुक्रोज, ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। और पॉलीसेकेराइड में जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है ना। स्टार्च, सेल्यूलोज, ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो देखो, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होता है ना, इनकी एक खासियत होती है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, है ना। जल में क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, यानी पानी में आसानी से ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए इसे हम अशर्करा वर्ग में रख भी सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पे इनको पॉलीसेकेराइड को हम अशर्करा वर्ग में भी रख देते हैं। और ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही डाइसेकेराइड आता है। तो ओलिगोसेकेराइड जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां हैं वो 2 से 10 तक होती हैं, ऐसे को अपने ओलिगोसेकेराइड कह देते हैं। और ओलिगोसेकेराइड में ही क्या होता है, डाइसेकेराइड आ जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या है, स है, पॉलीसेकेराइड। शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा भी माना जाता है, तो उस समय आंसर देना था पॉलीसेकेराइड। ये जो शर्कराएं होती है ये जल में घुल नहीं सकती हैं, जबकि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड होती है ये जल में घुल सकती है ना। एक क्वेश्चन अच्छा और यहाँ से पूछ सकता है कि मोनोसेकेराइड है, इसका सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6, है ना। ये जो डाइसेकेराइड है इसका सामान्य सूत्र क्या है? तो C12H22O11 इसका सामान्य सूत्र होता है। और ये जो पॉलीसेकेराइड है इसका सामान्य सूत्र क्या है? तो C6H10O5 इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। तो ये चीज भी अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? मजा आया? कुछ सीखने को मिला? अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन भी अच्छे से हुआ है आपका। चलो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? कौन सा पोषक तत्व घाव बढ़ने में सहायक होता है? तो घावों को बढ़ने में सहायक जो पोषक तत्व होता है वो होता है यहाँ पे विटामिन, है ना। विटामिन जो सी है, विटामिन जो सी है वो घावों को भरने में सहायक है ना। घावों को भरने में सहायता करता है। शर्करा नहीं है ना, वसा नहीं है, उपरोक्त सभी गलत है ना। शर्करा जो होती है वो ऊर्जा में काम आती है, जैसे ग्लूकोज है वो ऊर्जा देती है। वसा लंबे समय तक कार्य प्रदान करने के लिए ऊर्जा अपने को वसा से मिलती है, फैट से मिलती है। यानी आप व्रत वगैरह कर रहे हो, उपवास वगैरह कर रहे हो, उस समय आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपको वसा क्या है, ऊर्जा प्रदान करती है ना। विटामिन होते हैं वो अपने शरीर में ऊर्जा संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, है ना। और विटामिन सी है वो घावों को भरने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर इन ऑप्शन में किसको मानेंगे? अ को मानेंगे, विटामिन को मानेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? देखो, अपने को पता है कि WBC जो होती है, श्वेत रुधिराणु जिसे अपने बोल देते हैं WBC, WBC कई प्रकार की होती है, जिसमें एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, एक और होता है मोनोसाइट, एक और होता है मोनोसाइट, है ना। इनमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। जबकि सबसे बड़ी WBC होती है वो होती है मोनोसाइट। ये सबसे बड़ी WBC है, सबसे बड़ी WBC इसको बोलते हैं मोनोसाइट को। जबकि सबसे छोटी WBC होती है वो होती है लिम्फोसाइट, है ना। ये सबसे छोटी WBC है, सबसे छोटी WBC है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। कौन है? न्यूट्रोफिल्स। तो आंसर क्या देना होगा? द। यहाँ पर कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? तो आपको आंसर देना है न्यूट्रोफिल्स। यहाँ तक कहानी समझ में आई? चलो, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने की धमनियों को क्या कहा जाता है? ऐसी धमनियां जो हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है, ऐसे धमनी को हम कोरोनरी धमनियां बोलते हैं। देखो, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी होती है वो होती है कोरोनरी धमनी। और इस कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी वसा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या आता है? हार्ट अटैक आ जाता है, हृदयघात आ जाता है। तो हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां कौन सी हो गई? कोरोनरी धमनियां हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। यहाँ तक आपको बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। ठीक है, कैरोटिड धमनियां नहीं है, हेपेटिक धमनियां नहीं है, है ना। कैरोटिक भी नहीं है, हेपेटिक भी नहीं है, फुसफुसिया भी नहीं है
है ना। फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी धमनी होती है। कोरोनरी धमनी में वसा की मात्रा यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदयघात, हार्ट अटैक आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी कहां नष्ट हो जाती है। आरबीसी कहां नष्ट हो जाती है, तो देखो अपनी जो रक्त कोशिकाएं होती है जैसे आरबीसी वगैरह, ये जब नष्ट होती है तो कहां पे होती है, प्लीहा में होती है, जिसे अपने स्प्लीन कहते हैं। अग्नाशय जिसे अपने बोलते हैं पैनक्रियास, है ना। आमाशय जिसे अपने बोलते हैं स्टोमैक, है ना। और गुर्दा जिसे अपने बोलते हैं किडनी, है ना। तो ये जो आरबीसी है ये नष्ट कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। प्लीहा में, स्प्लीन में क्या होती है, ये नष्ट होती है। आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाती है, तो उस समय आंसर देना होता है प्लीहा, स्प्लीन में ये नष्ट होती है। अग्नाशय, आमाशय गुर्दे में नहीं होती है। अग्नाशय से तो एंजाइम, हार्मोन्स निकलते हैं। आमाशय में भोजन का क्या होता है ना, पाचन संबंधी क्रिया होती है ना। और गुर्दा होता है, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी रक्त में हानिकारक नाइट्रोजनिक पदार्थों को, है ना, मूत्र के रूप में अलग करने की प्रक्रिया गुर्दे के द्वारा होती है। गुर्दा जब फेल हो जाता है तो डायलिसिस करवाया जाता है। तो आरबीसी जो नष्ट होती है वो कहाँ होती है, स्प्लीन में, प्लीहा में। प्लीहा को, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, है ना। रक्त कोश के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर का रक्त कोश, ब्लड बैंक कौन सा है, तो उस समय आंसर देना होता है स्प्लीन। ये जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, इसे, है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, है ना। रक्त का कब्रगाह भी इसे कहा जाता है। इसे रक्त का कब्रगाह भी कहते हैं। इसे रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो उस समय आंसर देना होता है स्प्लीन, प्लीहा को कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई क्या दोस्तों, यहां तक अच्छे से कहानी समझ में आई। आगे चले, चलो। पॉलीसाइथीमिया आरबीसी की क्या है, आरबीसी की वृद्धि है दोस्तों। देखो अपने शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं, है ना। लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो होता है इरिथ्रोसाइट। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट है, ठीक है। और ये जो आरबीसी है, इसकी अगर शरीर में कमी हो गई तो इसको अपने बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया कह देते हैं, साइटोपिनिया कह देते हैं। और अगर शरीर में आरबीसी की, है ना, वृद्धि हो जाती है तो इसे अपने कह देते हैं पॉलीसाइथीमिया, है ना। पॉलीसाइथीमिया कह देते हैं, पॉलीसाइथीमिया कह देते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है पॉलीसाइथीमिया में, है ना, जो आरबीसी होती है वो त्वचा के नीचे जमा होने लग जाती है, व्यक्ति को चक्कर आने लग जाएंगे, है ना। तो काफी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इरिथ्रोसाइटोपिनिया में क्या होता है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है जिसे अपने रक्त क्षीणता बोलते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया आरबीसी की वृद्धि है, क्या है, वृद्धि, कमी नहीं है। पॉलीसाइथीमिया, पहाड़ों पर, ऊंचाई पर जाने पर अपने शरीर में आरबीसी की वृद्धि होती है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो आरबीसी की वृद्धि कहलाती है पॉलीसाइथीमिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या है। देखो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ना, वो सिर्फ किसमें होता है, महिलाओं में होता है। किसमें होता है, महिलाओं में। ये रोग सिर्फ महिलाओं में होने वाला रोग है। महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44+XX। अब इस रोग में क्या होता है, महिलाओं का जो ए गुणसूत्र होता है वो लुप्त हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र है उसकी कमी आ जाती है। या तो ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ आता है या ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ आता है ना। तो यानी पहले महिलाओं में जो गुणसूत्र थे वो कितने थे, 46 थे। कितने थे, 46। अब उसमें ए गुणसूत्र की कमी हो गई है तो अब गुणसूत्र रह गए कितने हैं, 45। तो यहाँ पर आंसर क्या देना होगा, यहाँ पर आंसर देना होगा 45, 45। समझ में आई।
टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 45 है, 45 है ना? चले आगे, चलो। निम्नलिखित में से किसने बताया कि डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? देखो, मनुष्य में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, जबकि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र थे। अब उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई तो वहां पे 3 गुणसूत्र हो गए, यानी वहां पे क्या बन गई है? ट्राइसोमी बन गई है ना? अब मनुष्य में जो 46 की जगह एक गुणसूत्र बढ़ गया है तो गुणसूत्र हो गए कितने? 47, है ना? इस रोग को अपने डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इस रोग का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही भोले प्रकृति का होता है, मुंह से लार होती है उसके टपकती रहती है ना? इसके बारे में जो बताया था वो बताया था J.L. डाउन ने। कब बताया था? 1866 में, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होता है, उसने किंगफेल्टर ने बताया था 1942 में, है ना? चलो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो सिर्फ पुरुषों में होने वाला रोग है, सिर्फ पुरुषों में। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पुरुषों में क्या होता है? गुणसूत्र होता है 44 + XY, जबकि इस रोग में क्या होता है? पुरुषों में X गुणसूत्रों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। पुरुषों में महिलाओं वाले गुण आ जाते हैं। तो आपने तो डाउन सिंड्रोम का पूछा है, तो ब आंसर सबसे सही इसका है। समझ में आई क्या कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, है ना? निम्नलिखित में से किसने बताया कि डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण है? J.L. डाउन ने, है ना? मनुष्य में गुणसूत्र थे 46, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई, गुणसूत्र हो गए 47, यानी उनमें क्या बन गई है? ट्राइसोमी बन गई है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि एटीपी का खपत होता है, एटीपी का निर्माण होता है, यहाँ शक्ति का उपभोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण होता है ना? अपने शरीर में ऊर्जा बनती है तो ऊर्जा जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एटीपी है ना? एटीपी है ना? कोशिका में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई है। जैसे ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है ना, तो कोशिका में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी में मापी जाती है। और 36 एटीपी ऊर्जा का मान देखो, टोटल 38 एटीपी में से 36 एटीपी किस में बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और 2 एटीपी बनती है साइटोप्लाज्म में। किसमें बनती है? साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कह देते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ दी सेल, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। किसे कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी? 36 एटीपी। कितना आंसर दोगे? 36 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई है ना? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलो चले आगे, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुवांशिकी प्रारूप शब्द दिया? तो अनुवांशिकी शब्द दिया था W.L. जोहानसन ने। किसने दिया था? अनुवांशिक प्रारूप शब्द दिया था W.L. जोहानसन ने, है ना? अनुवांशिकी प्रारूप शब्द W.L. जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द एक आता है, एक वर्ड आता है जीन शब्द, है ना? ये भी किसने दिया था? ये भी इस जोहानसन ने दिया था, जोहानसन ने दिया था, है ना? लेकिन अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है ना? जोहान मेंडल को कहा जाता है। चलो चले आगे। अनुवांशिकी प्रारूप पूछ रहा है तो आंसर क्या देना होगा? W.L. जोहानसन। चलो आगे चलते हैं। केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? देखो, अपने शरीर में डीएनए होता है, कोशिका होती है, कोशिका के बीच में एक पार्ट होता है, यहाँ पर डीएनए होता है ना? डीएनए। तो डीएनए
केंद्रक के अलावा, के बीच में एक पार्ट होता है कोशिका में, उसको केंद्रक कह देते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं। तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है ना, वो किस में पाया जाता है दोस्तों? तो उस समय आंसर देना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्र के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिसे अपने सूत्रकणिका भी बोलते हैं। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसमें केंद्र के अलावा डीएनए पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? द होगा। केंद्र के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? आंसर क्या देना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर दोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है? देखो, इस चीज को समझना दोस्तों। ये मान लो एक जंतु कोशिका है और ये क्या है? एक पादप कोशिका है। जंतु कोशिका लगभग गोल आकार की होती है और पादप कोशिका लगभग आयताकार की होती है। पादप कोशिका में हम जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो बाहरी जो परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। एक बाहरी परत होती है, उस परत का नाम है कोशिका भित्ति, जिसे अपने बोलते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5। ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो परत होती है, इसके बाद में मान लो एक परत है, दूसरी जो परत है वो है कोशिका झिल्ली। वो क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे अपने बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, जिसे अपने सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका की ये कहानी है। लेकिन जंतु कोशिका में हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे ना, तो ये कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है, इसका अभाव होता है। सबसे पहली जो बाहरी परत अपने को देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? कोशिका झिल्ली मिलेगी देखने को। क्या मिलेगी? कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी। तो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका भित्ति। तो डिफरेंस क्या है बताओ? पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है ना? तो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या केंद्रक। देखो, केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है ना? दोनों में क्या है? पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो भी जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति वो सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है। तो बस सबसे सही आंसर होगा। जबकि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसे अपने हरित लवक बोलते हैं, ये भी सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो इसका आंसर अ भी हो सकता है, ब भी हो सकता है दोस्तों। अ भी हो सकता है, ब भी हो सकता है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। हरित लवक में एक पदार्थ होता है जिसे अपने बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित बोलते हैं, जिसकी उपस्थिति में पादप प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। उनके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अ भी आंसर सही है और ब भी सही है। तो इसमें एक ऑप्शन अपने को ऐसे देना चाहिए था, बोथ अ एंड ब, यानी ए और बी। ठीक है, समझ में आई बात? तो पहला और दूसरा दोनों सही है यहाँ पे। चलो, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो अपने को पता है जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया जिसे अपने जीवाणु कहते हैं, उसकी खोज का श्रेय जाता है किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो ये जो ल्यूवेनहॉक जी हैं, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रथम एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है, और इस पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जाता है फ्लेमिंग को, है ना? बाकी दो साइंटिस्ट आप रहने दो। इतना ध्यान रखो, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वायरस, जीवाणु और विषाणु बड़े इंपोर्टेंट हैं। वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, है ना? विषाणु की खोज की थी। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग है ये। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, है ना? खनिज, है ना? खनिज लेने का काम किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। श्वसन, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है,
और प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा। तो सबसे सही आंसर अ हो गया। यहाँ पे क्या आंसर हो गया? अ हो गया, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट, खनिज लेना प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना। राइबोसोम को हम प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। चलो, निम्नलिखित में से कौन आरएनए का आधार नहीं है? देखो दोस्तों, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब क्या है? ये सब नाइट्रोजन क्षार है। क्या है ये सब? ये सब नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन बेस है। आपको पता है डीएनए जो होता है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, है ना, एडेनिन, आपके थाइमिन, ठीक है। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं? ये साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है। और कौन सा होता है? ग्वानिन। मैं आपको इसको कोड में लिख देता हूँ ना, इतना समय खराब नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब लिखा हुआ तो है ही है। डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए में होते हैं। लेकिन आरएनए में ये थाइमिन नहीं होता है। इस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल। थाइमिन की जगह जो नाइट्रोजन क्षार होता है, उस नाइट्रोजन क्षार का नाम होता है यूरेसिल, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन आरएनए का आधार नहीं है? थाइमिन नहीं है, क्योंकि वहां पे थाइमिन की जगह क्या होता है? थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है दोस्तों, किसमें? आरएनए में। तो यहाँ पर अ सबसे सही आंसर होगा, ठीक है। डीएनए से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो उस समय आंसर देना होता है द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित संरचना होती है, जिसे अपने डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, है ना। डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित संरचना है, वो किसकी होती है? डीएनए की होती है ना। डीएनए की जो संरचना है वो किसने दी थी, है ना। डीएनए की संरचना वाटसन व क्रिक ने दी थी, वाटसन व क्रिक ने दी थी, वाटसन व क्रिक ने दी थी, है ना। डीएनए की संरचना वाटसन व क्रिक ने दी थी। कब दी थी? 1953 में दी थी। कब दी थी? 1953 में दी थी। जबकि डीएनए का काम होता है अपने आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करना, जबकि आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी आरएनए अपने शरीर में गैर आनुवंशिक पदार्थ है और डीएनए क्या है? अपना आनुवंशिक पदार्थ है, एक जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आई बात? और डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, है ना, साइटोसिन। लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल नाम का नाइट्रोजन क्षार होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। चलो, किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है ना। जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, जिसे अपने न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, है ना। ये जो न्यूक्लियस है इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है ना। ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। तो उस समय आंसर क्या देना होता है? उस समय आंसर देना होता है केंद्रक को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का श्वसन तंत्र भी कहते हैं, इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। अभी मैंने बताया था सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे होता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम, इसे कोशिका का, है ना, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को, है ना, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसे सुसाइडल बैग बोला जाता है, आत्मघाती थैली, है ना, सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसे कोशिका का एटम बम भी बोलते हैं, है ना, एटम बम भी बोलते हैं।
है ना। इसे कोशिका का एटम बम, आत्मघाती थैली, या इसे कोशिका की पाचक थैली भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है ना। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसे कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। किचन रूम ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादपों में होते हैं, जंतुओं में नहीं होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे अपने हरित लवक बोलते हैं, इसे कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में, है ना, पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो अपना कौन सा था, किसे कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा केंद्रक, न्यूक्लियस। इसे अपने ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिकांग को, इस कोशिकांग, इस सेल ऑर्गेनेल को हम कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। चलो, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी हुई होती है ना, बैक्टीरिया की। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, इसकी जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल्यूलोज किसकी है, सेवाल की जो कोशिका भित्ति है, सेवाल और पादप जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है ना। जबकि कवक होते हैं ना, कवक, कवक जिसे अपने बोलते हैं फंगस, जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है ना। पेप्टाइडोग्लाइकेन को अगर आपने देखा जाए तो पेप्टाइड मतलब हो गया प्रोटीन, प्रोटीन में जो बंध पाए जाते हैं वो पेप्टाइड बंध होते हैं, और प्रोटीन एक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और ग्लाइकेन का मतलब हो गया ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, है ना। ग्लूकोज यानी प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर ये कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी, है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी, जीवाणु की। और जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। कब, 1676 में, है ना। चलो, यहां तक क्वेश्चन समझ में आए। और आज का अच्छा और लास्ट क्वेश्चन हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी कहलाती है, कोशिकाओं की, उत्तकों की, पुष्पों का या सब्जियों का। उत्तक जिसे अपने बोलते हैं टिश्यू, और उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो अ सबसे सही आंसर है। उत्तकों के अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जबकि कोशिकाओं के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी, है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, ये ध्यान रखना। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। कैसे लगे आपको, इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पीडीएफ में कभी भी आंसर नहीं लगाता, ताकि आप उससे प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। अगर उस पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको यूट्यूब वीडियो पे देखना पड़ेगा, ताकि आपके नॉलेज में और अच्छा इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। इसके बाद में कल हम फिर बायो का एक अच्छा सेशन लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। इनको आप कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।